रिलायंस को ऐसे कानून चाहिए थे जो कि ये डिसाइड कर सकें कि किसान अपनी फसल उसी को बेच पाए किसी और, जहां से पहली बार राज्यपाल साहब को पता चला कि इस तरह के कानून आने वाले हैं, और जब उन्होंने पूरे देश के किसानों को संगठित करना शुरू किया था। लेकिन जानकारी होने के बाद आप चुप हैं और आप रुके हुए हैं, तो आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है अपनी आने वाली पीढ़ियों का, अगली पीढ़ियों का। मदारी बंदर को कैसे नचा सकता है? वो ऐसे मतलब या तो डुगडुगी बजाता है या फिर वो डंडी मारता है और उसको कहता है कि जा उड़ जाकर बैठ जा, तो जाकर चुपचाप बैठ जाए। तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? उसकी ट्रेनिंग का एक तरीका है, और वो है कि बंदर का जो रोटी है, बंदर का जो खाना है, वो मदारी के हाथ में होता है। वो उसको तब तक खाना नहीं देता जब तक वो ना करे जो मदारी ना कहे। यानी कि आप ये समझो कि मदारी उसको उधर जाने के लिए बोलेगा, वो जाके बैठ जाएगा, तो मदारी उसे एक टुकड़ा पकड़ाएगा और बंदर को लगेगा कि मेरे ये ऐसा करने से मुझे रोटी मिलती है। और इस तरह से बंदर मदारी की डुगडुगी पे और उसके इशारों पे नाचना शुरू कर देता है, और इस तरह बंदर को ऐसा लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं, जिंदगी इसी को कहते हैं। उसने ना जंगल देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो थोड़े दिनों के बाद वो जंगल को भी भूल जाएगा और आजादी को भी भूल जाएगा। ये साइकोलॉजी बताती है कि आप थोड़े दिनों तक, लगभग 21 दिन तक, इंसान के लिए ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये सत्य है, मनोवैज्ञानिक सत्य है। और पूरे शोध के बाद ये मैं बता रहा हूं कि अगर 21 दिन तक आप लगातार एक काम करते रहते हो तो आप उसके लिए प्रोग्राम हो जाते हो, फिर आप आसानी से उसमें ढल जाते हो। और यही कारण था कि पहला लॉकडाउन एक दिन का जब लगाया था 22 मार्च 2020 में, उस दिन मुझे लगा था कि शायद कोई होगा वायरस छोटा मोटा, लेकिन अगले ही दिन जब वो लॉकडाउन 21 दिन का लगाया था तो मैं समझ गया था कि मोदी साहब के पास बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, या फिर ये डिसीजन किसी ऐसे आदमी का है जिनके पास बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बैठे हैं, और इस पूरे के पूरे दिमाग के खेल को समझना शुरू मैंने करा था, बताना भी शुरू किया था, लोगों को बताया भी था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड निकल के आएगा। बट लोगों को लगा था कि शायद ये वैक्सीन बेचने के लिए होगा, शायद ये कुछ ऐसा चीजें बेचने के लिए होगा, लेकिन आपके माइंड कंट्रोल का खेल होगा, आपका मनोवैज्ञानिक दबाव इतना ज्यादा होगा, या आने वाले टाइम में आप इनके इशारों पे काम करने लग जाओगे, ये इस लेवल पे कंट्रोल होगा, आपने सोचा नहीं था। लेकिन मैं इसके बारे में बोलता होता था। जिस वक्त ताली और थाली बजाई थी, जिस टाइम पे दिए जलाए थे उन वॉरियर्स के नाम पे, तब भी मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिखा था कि ये मूर्खों की गिनती करने का अभ्यास है और आने वाले टाइम में इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। नोटबंदी भी पूरी योजनाबद्ध तरीके से देश को बर्बाद करने की योजना थी, उसके वो भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जीएसटी भी बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि टैक्सेशन जो है, जो टैक्स जो कर है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है हमारे संविधान के अंदर। जीएसटी सेंट्रलाइज्ड ला करके केंद्र का सब्जेक्ट बना दिया कि सारे डिसीजन एक जगह से चलें, जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन ना ले पाए। ये देखिए आप कितना बड़ा खेल है। इसका कौन बता रहा होगा इनको कि ऐसा करो? भाई देखो, दो तरीके हैं। या तो आपको मालूम नहीं है कि नोटबंदी करने से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अगर मालूम नहीं है तो आप मूर्ख हो, फिर आप अर्थशास्त्रियों से पूछो। और अगर आपको मालूम है कि इससे अर्थव्यवस्था डूबेगी, तो इसका मतलब आपने ये योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद करने के लिए किया। इसी प्रकार से इस लॉकडाउन के अंदर कौन से लोग बर्बाद होंगे, मिडिल क्लास कैसे बर्बाद होगा, आपको पता होगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है बस आवाज ना उठे, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जितने भी हैं, आरडब्ल्यूए हैं, जितनी मार्केट की कमेटीज हैं, जितने एसोसिएशन मंडियों की है, जो
ट्रांसपोर्ट वालों की एसोसिएशन है या दूसरी एसोसिएशन है, उनके प्रधान को या तो अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, या उसको टिकट का लालच दे दिया, या उसको डरा दिया, या उसका पैसों में मुंह बंद कर दिया। पैसे इनके पास खूब हैं ही। प्रधानमंत्री का एनजीओ है अपना, जिसको वो पीएम केयर्स बोलता है, वो पूरा फ्रॉड है और उसके अंदर लोगों से जबरदस्ती वसूली करी गई है, और वो एक प्राइवेट एनजीओ है। उसकी डीड मेरे पास पड़ी हुई है और हम आपको दिखा भी देंगे। आप डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेंगे उनके अंदर मिल भी जाएंगे जब हम गांव के अंदर इस वीडियोस को हम लोगों के सामने रखेंगे। तो इन सब बातों के बाद, इन सब ये जो शुरुआत में मैंने आपसे बात बताई, इनके बाद मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगा कि मैं आपको कभी 2020 में ले जाऊंगा, फिर 2021 तक लेकर के आऊंगा, फिर मैं 2018, 16, 15 में कहीं जा सकते हैं हम लोग। लेकिन ये इंटरकनेक्शन, ये आपस में इन चीजों को आपस में समझना, इनका क्या कनेक्शन था, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको पूरा षड्यंत्र समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरे गौर से समझना है, कागज देखने हैं, इस वीडियो को बार बार सुन लेना है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। आपको पूरे खेल समझ में नहीं आएगा तो मैं वो शब्द जानबूझकर बोलूंगा ताकि आप इन शब्दों को ढूंढें। आप, मैंने जानबूझकर बीच में एक शब्द बोले थे कि मैं कुछ बोलूंगा तो आपको वो नोट कर लेने हैं, ताकि पिछली मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बोला था कि उन शब्दों को नोट कर लेना ताकि आपको पता रहे कि मैं आपको किन चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसमें मैं आपको 3 शब्द अभी फिलहाल मैं दोबारा से बोल देता हूं। मॉन्सेंटो बेयर, MONSANTO, मॉन्सेंटो BAYER, जॉन डेरे, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे के अंदर है ये, SVALBARD, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। और हमारे खेती के कानून, हमारा भूमि अधिग्रहण कानून, हमारे नेशनल हाईवे के कानून, हमारा पेंडेमिक एक्ट, हमारे NSA, हमारा UAPA, हमारे व्हीकल का जो ये पुराने व्हीकल्स को कबाड़ बनाने वाला कानून, और ढेर जितने अमेंडमेंट हुए हैं, इन अमेंडमेंट्स के पीछे के आपको षड्यंत्र समझने के लिए, इस खेल को समझने के लिए आपको इन सारी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता कि हम जो घटनाक्रम दुनिया में हो रहे हैं उनका अपनी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी जानकारी या इसकी सूचना हम लोग आपस में इकट्ठी करके और उनको संकलित करके एक दूसरे बैठ के डिस्कशन करें, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, कोई क्विज ऑर्गेनाइज करें, कोई उसके पक्ष में बोले, कोई उसके विरोध में बोले, ताकि पूरी तस्वीर सामने आए। जब तक पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये खेल कैसा चल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि वो अच्छी चीज हो, मैं बुरी मान रहा हूं, हो सकता है कि वो बुरी चीज हो और दुनिया या सरकारें आपके सामने उसको अच्छा पेश करने की कोशिश कर रही हो। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं कि जो 2021 में आपका खाना कंट्रोल जो करेगा, यानी मैंने जो बंदर का एग्जाम्पल आपको शुरू में दिया था उदाहरण, वो उसका कारण ये था कि कई बार मैं अंग्रेजी के शब्द बोल जाता हूं तो गांव के लोगों के लिए अगर समझना मुश्किल हो तो वो अपने साथियों से पूछ लें या फिर उसका मतलब समझ लें, आपको समझ आ जाएगा। जो खेती के जो कानून हैं उनसे आपके बच्चे कैसे बर्बाद होंगे या पूरा समाज किस तरह से बर्बाद होगा, ये आप समझिए कि खाना जिसके हाथ में होगा, रोटी जिसके हाथ में होगी, जो खाने को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरी दुनिया के खाने को कंट्रोल करने का एक खेल है। आप दिमाग भी कंट्रोल कर लीजिए, आप विद्रोह को कंट्रोल कर लीजिए, विद्रोह अगर हमारे जैसे लोग अगर खिलाफत करते हैं तो हमें कंट्रोल कर लीजिए, और फिर खाना कंट्रोल कर लीजिए। आपको अगर सिर्फ यस मैन बनने के सुबह से लेकर शाम तक रोटी मिलती रहे, रहने के लिए जगह मिल जाए, तो आपको और क्या चाहिए भाई। हम लोग क्या कोशिशें कर रहे हैं कि रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, उसके बदले में पूरी जिंदगी गुलामी में काटते हैं। नौकरी गुलामी ही तो होती है। आप
अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो हमने अपने बच्चों को नौकर बनाना शुरू किया। वो नौकरी जिसके बारे में अपने जो पूर्वज थे वो बताया करते थे कि नौकरी सबसे घटिया काम है, खेती को सबसे उत्तम माना जाता था, सबसे पहले खेती को रखा जाता था। और यही कारण था कि हम आत्मनिर्भर थे, यही कारण था कि हम रोटी के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, और इसीलिए हमें गुलाम करना मुश्किल था। गुलामी के दौर में भी गांव आजाद थे, क्योंकि गांव के पास अपना रोटी का इंतजाम था, उसके पास अपने भेड़, बकरियां, ऊंट, मुर्गे पालन, मछली पालन, अपना खेती, अपने दालें, अपना सब कुछ था। वो अपने ही अनाज से दोबारा बीज बना लेता था। कुदरत, अगर मान लीजिए ट्यूबवेल कनेक्शंस नहीं है तो कुदरत पानी दे देती थी और उसी से वो गुजारा कर लेता था। बहुत जगह ऐसी थी जहां नहीं होता था, लेकिन फिर भी हो जाता था। तो इन्होंने जब ये देखा कि यार ये तो रोटी अपने आप से खा रहे हैं, अगर भारत को गुलाम करना है, बर्बाद करना है, तो रोटी के लिए इनको कहीं और भेजना पड़ेगा, अपनी जमीन से इनके बच्चों को दूर करना पड़ेगा। ये जो खेल हैं ये एक दिन के नहीं होते हैं, ये अभी शुरुआत किए हुए नहीं होते हैं, ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों ट्रांसफर होते हैं। हमने गलती क्या करी है कि हम अपनी अगली पीढ़ियों को अपने वो संस्कार नहीं ट्रांसफर कर पाए, लेकिन उन लोगों ने कर दिए जिन लोगों ने इस खेल की शुरुआत की थी। मैं आपको कभी 1970 में ले जाऊंगा जब हरित क्रांति का दौर चल रहा है, क्योंकि उसी वक्त आपको समझ में आएगा कि ये खेल जो अब आपको नजर आ रहा है कि ये अब चला है, ये खेल तो 70 में चला था, हरित क्रांति के दौर में चला था। किस तरह से उस वक्त की नसबंदी जो इंदिरा गांधी ने करी थी, उस वक्त की इमरजेंसी, उस वक्त का लॉकडाउन आज के लॉकडाउन जैसा था। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे वो भी लॉकडाउन और वो नसबंदी और वो युद्ध भी वहीं से प्रोजेक्टेड थे और आज वाले भी वहीं से प्रोजेक्टेड हैं। इस खेल को आपको बहुत गहराई से समझना है। अगर आप चूक गए तो अपनी पीढ़ियों को गुलामी के अलावा कुछ और नहीं दे पाएंगे, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता इन चीजों से लड़ना। दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति के खिलाफ मैं बोलने जा रहा हूं। इसका मतलब आप समझते हैं? राजीव दीक्षित की मौत का कारण जो लोग थे, बाकी लोगों की पॉलिटिकल मर्डर का जो कारण बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी जिस प्रकार से संदिग्ध अवस्था में मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए, मुझे वही हालात अपने लिए नजर आते हैं। इसीलिए मैंने किसी और को नहीं कहा, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक में ये बात नहीं कही, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि कह कौन रहा है।